कोई जानबूझकर उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाले हाईवे में 60 मील का खाली हिस्सा क्यों छोड़ेगा? 2026 में ऐसा लग रहा था कि यह सवाल अब खत्म होने वाला है। नई सड़कें, नए पुल, निर्माण दल दशकों बाद दारियन जंगल में पहले से कहीं ज्यादा अंदर तक जा रहे थे। आधी सदी में पहली बार ऐसा लगा कि ये गैप आखिरकार भर जाएगा, और फिर ऐसा नहीं हुआ। दारियन गैप कोई निर्माण असफलता नहीं, बल्कि धरती पर जानबूझकर छोड़ी गई सबसे अहम छूटी कड़ियों में से एक है। निर्माण दल के लिए यह बड़ी चुनौती थी। गूगल अर्थ पर देखें, जिस सड़क का इस्तेमाल वे अपना उपकरण इधर उधर ले जाने के लिए कर रहे हैं, वो पैन अमेरिकन हाईवे है, जो दुनिया की सबसे लंबी सड़क है। लगभग 19,000 मील लंबी लगातार डामर की सड़क, जो प्रूढो, अलास्का को उशुआइया, अर्जेंटीना से जोड़ती है। उस शब्द पर ध्यान दीजिए, लगभग। नए पुल उस दूरी का कुछ हिस्सा जरूर तय करेंगे, लेकिन वे सीमा के पास कहीं नहीं पहुंचते। इसके बजाय वे दारियन नेशनल पार्क की सीमा पर ही रुक जाते हैं। इसका एक साफ जवाब है, क्यों? ये गैप 14 लाख एकड़ में फैला हुआ है। ये जंगल में डेलावेयर राज्य के बराबर है। यहाँ की घनी वनस्पति के कारण कई जगह सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती है। सैकड़ों नदियां बारिश में और बढ़ जाती हैं, यहाँ से गुजरती हैं। यहाँ से सड़क बनाना मतलब हर कदम पर पानी, कीचड़ और जंगल से जूझना होगा। इसके चारों ओर पहाड़ हैं, जिससे इस गैप तक पहुंचना और भी मुश्किल हो जाता है। अब इसमें जहरीले सांप, मकड़ी और बिच्छू भी जोड़ लीजिए। अगर फर्डिनांड के पिट वाइपर सांप ने काटा, तो मरने से पहले एंटी वेनम का इंजेक्शन लगाने के लिए सिर्फ 10 मिनट मिलते हैं। ये सिर्फ छोटे सांप हैं, लेकिन असली हत्यारे तो मच्छर हैं। मलेरिया पूरे पनामा में तेजी से फैल रहा है। 2021 में 4,200 मामले सामने आए थे। ये संख्या 2024 में बढ़कर 15,000 हो गई। ये समय कोई संयोग नहीं है, क्योंकि ये सब तो सिर्फ प्राकृतिक खतरे हैं। दलदलों के बाद भी, जंगल के बाद भी, बीमारियों के बाद भी लोग अब भी सड़क बनाना चाहते हैं। 500 वर्षों से दारियन ने हर उस व्यक्ति को सजा दी है जिसने इसे कम आंका। कॉन्क्विस्टाडोर इसमें खो गए और स्कॉटलैंड इसे जीतने की कोशिश में दिवालिया हो गया। ये जगह प्रकृति को चुनौती देने के लिए नहीं है। सड़क बनाने का क्या लाभ? ऐसी जगह पर बनाई गई कोई भी इंसानी संरचना लगातार रखरखाव के बिना जल्दी ही बिखर जाएगी। इंजीनियरों का कहना है कि सड़क खुद बारिश में घुल भी सकती है। ये परियोजना बस संभव नहीं है, या है? अमेरिकी सरकार के पास दारियन गैप में सिर्फ 10 साल के अंतराल में 2 इंजीनियरिंग परियोजनाओं की योजनाएं थीं। 1964 में आई पहली योजना काफी रचनात्मक थी। तब अमेरिका के पास इतने परमाणु हथियार थे कि वह उनका उपयोग नहीं समझ पा रहा था। तो क्यों न उनमें से कुछ 100 का इस्तेमाल करके एक नया नहर बना ली जाए। योजना ये थी कि आज के हिसाब से लगभग $185 मिलियन खर्च करके 14 अलग अलग जगहों पर 294 परमाणु बम फोड़े जाएं, ताकि रास्ता साफ किया जा सके। कुल विस्फोटक शक्ति सोवियत संघ के जार बम्बा से 3 गुना से भी ज्यादा होती, और यह योजना आगे भी बढ़ जाती। इंजीनियरों ने कहा था कि यह पूरी तरह से संभव है। वहां रहने वाले 30,000 आदिवासी लोगों को पुनर्वासित करने का मुद्दा था, और शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी विरोध होता। सही प्रोत्साहन मिलने पर सरकारें असंभव इंजीनियरिंग परियोजनाएं भी पूरी कर लेती हैं, चाहे दलदल, पहाड़ या रेगिस्तान हो। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो इंजीनियर रास्ता निकाल लेते हैं। तो क्या जंगल असली वजह नहीं कि सड़क नहीं बनी? 2020 के दशक तक एक अलग वजह सामने आने लगी थी। दारियन गैप अब सिर्फ एक जंगली इलाका नहीं रह गया था। ये पश्चिमी गोलार्ध का प्रमुख प्रवासन गलियारा बन गया था। यूएस सदर्न कमांड की कमांडर के रूप में अपने अंतिम वर्ष में जनरल लॉरा जे रिचर्डसन ने कांग्रेस में गवाही दी और दारियन गैप को दक्षिण अमेरिकी लोगों के उत्तर की ओर जाने का मार्ग बताया। अचानक यह गैप अलग दिखने लगा। एक असफल बुनियादी ढांचा परियोजना के रूप में नहीं, बल्कि एक रणनीतिक बाधा के रूप में। इस भूभाग ने सड़क बनने से नहीं रोका। किसी ने तय कर दिया कि ये इलाका सड़क से ज्यादा उपयोगी है। इसका कारण जानने के लिए बस उन लोगों को देखें जो पहले से पार कर रहे हैं। 2022 की शुरुआत हैती के एक युवा जोड़े के लिए खराब रही। जीन और रोज हरिमा 50 लोगों के एक समूह में से सिर्फ 2 थे, लेकिन उनकी यात्रा बाकी सभी से ज्यादा कठिन होने वाली थी। सीमा के कोलंबियाई हिस्से से शुरू कर जैसे ही वे पहली पहाड़ी पर पहुंचे, बाकी लोग उन्हें छोड़ गए। वे सिरानिया दे टाकारकुना पहुंच गए। ये पहाड़ियां इतनी ऊंची थीं कि बादलों तक जाती थीं।
रोज गर्भवती थीं, फिर भी वो और जीन आगे बढ़ते रहे। असली खतरा पहाड़ियां नहीं थीं, वे जंगल से दूर रहना चाहते थे, क्योंकि पहले वे रास्ता भटक गए थे और प्रवासियों की लाशें मिली थीं। फिर हालात और बिगड़ गए। सुनसान जगह पर रोज को प्रसव पीड़ा हुई। आसपास न अस्पताल था न डॉक्टर, निकलने का भी रास्ता नहीं था। रोज ने स्वस्थ बेटे को जन्म दिया, लेकिन अब उन्हें कई मील चलना था और बच्चे को ले जाने का तरीका नहीं था। इसलिए उन्होंने जुगाड़ किया। एक अतिरिक्त टी शर्ट से अस्थायी झोली बनाकर वे उत्तर की ओर बढ़े। उन्होंने कहा, बेटे ने आगे बढ़ने का हौसला दिया, जिसकी उन्हें बहुत जरूरत थी। आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ जंगल से था। 3 दिन तक वे थके और सतर्क रहते हुए जंगल पार करते रहे। नवजात के रोने की आवाज से उनकी जगह का पता चल सकता था। वे आखिरकार वहां पहुंच गए। जंगल में कई दिन पैदल चलकर और जंगल में जन्मे बच्चे को उठाए वे पनामा के प्रवासी स्वागत केंद्र पहुंचे, जहां वे अब सुरक्षित थे। जब तक उन्होंने स्वागत केंद्र पर अपने दस्तावेज सौंपे, तब तक वे एक ऐसे सिस्टम में प्रवेश कर चुके थे जो 2011 से चल रहा है। अमेरिका की सीमा तक पहुंचने से पहले ही वॉशिंगटन को मालूम था कि वे कौन हैं, जिससे साबित होता है कि डारियन गैप कोई खाली जंगल नहीं, यह आदिवासी और नई जिंदगी की तलाश में आए लोगों से भरा है, जिनके साथ मानव निर्मित खतरे आती हैं, जो प्राकृतिक खतरों से ज्यादा भयानक हैं। जीन और रोज हैती से ही नहीं, दूर दराज इलाकों से भी आते हैं। कुछ अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, सोमालिया और नेपाल जैसे देशों से आते हैं। वे उत्तर की ओर बढ़ते हुए अमेरिका या कनाडा जाने की कोशिश कर रहे हैं। 2021-2023 में 10 लाख से अधिक लोग दारियन गैप से गुजरे हैं और 2023 में 1,13,000 बच्चे थे, जिनमें से छोड़ दिया गया या वे पीछे रह गए। बेशक प्रवासी ही डेरियन से गुजरने वाले अकेले लोग नहीं हैं। अपराधी गिरोह तस्करी और मानव तस्करी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे पनामा को धरती के सबसे कठिन इलाकों में से एक में गश्त करनी पड़ती है। ये काम पनामा के सीमा सुरक्षा बल सेना फ्रंट का है। लेकिन एक समस्या है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, डारियन बहुत बड़ा है। कुछ गश्ती अधिकारी इसे बंद नहीं कर सकते, इसलिए पनामा अकेले नहीं करता। उसे अमेरिका से मदद और अमेरिकी सेना से प्रशिक्षण मिलता है। पेंटागन नाइट विजन चश्मे, रेडियो और गश्ती नौकाओं जैसे उपकरण देता है। पनामा में अमेरिकी दूतावास ने नए दुर्गम इलाकों के लिए गश्ती वाहनों और नए कमांड सेंटर के लिए $10 लाख की सहायता घोषित की। इसके अलावा $4 लाख की अतिरिक्त फंडिंग भी जल्द ही आ रही है। तो दारियन गैप सिर्फ सांपों, प्रवासियों या सीमा गश्ती बलों से ही भरा नहीं है, यह अमेरिकी निगरानी उपकरणों से भी भरा हुआ है। बदले में वॉशिंगटन को इसके बदले में निजी और अंतरंग रहस्यों का खजाना मिलता है। 2011 में ओबामा प्रशासन के दौरान अमेरिका ने पनामा के जंगलों से आने वालों का बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा करना सेना फ्रंट को मिले उपकरणों के कारण शुरू किया। 2018 में कांग्रेस ने इसे स्थायी बना दिया। अब यह अस्थायी नहीं रहा। गवाहों के अनुसार लोगों को दूर दराज जंगल समुदायों में रोककर पनामा के अधिकारियों ने हिरासत में लिया और लोगों की नजर से दूर निरोध केंद्रों में ले जाया गया। प्रक्रिया आगे बढ़ती है। जानकारी और बायोमेट्रिक डेटा लिया जाता है, फिर उन्हें आगे भेजते हैं। सबसे अहम ये नहीं कि वे कहां जाते हैं, अमेरिकी सीमा तक पहुंचने से पहले ही वे सिस्टम में आ जाते हैं। डारियन जंगल पार करना केवल यात्रा नहीं, बल्कि पहला चेक पॉइंट भी है। कुछ प्रवासी जब हजारों मील यात्रा कर अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर पहुंचते हैं, तो अधिकारी पहले से ही ठीक ठीक जान सकते हैं कि वे कौन हैं। जैसा कि अपेक्षित था, इस कार्यक्रम के आलोचक हैं, लेकिन अमेरिकी सरकार और सैंता सेना फ्रंट उनमें नहीं है। इसी कारण डारियन गैप का सैन्यीकरण बढ़ रहा है। पनामा में राजदूत केविन मोरेनो काब्रेरा ने वॉशिंगटन से मिले अनुदानों को क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और सीमा सुरक्षा का जरिया बताया। अनुदान और बयान का समय फिर से कोई संयोग नहीं था। क्षेत्रीय सीमा सुरक्षा अब और भी बड़ा मुद्दा बनने वाली थी। फिर मार्च 2026 में जब डारियन में नए पुल बनाए जा रहे थे, लैटिन अमेरिका भर के राजनीतिक नेता मायामी में एकत्र हुए। आपको लगेगा कि वे व्यापार, निवेश या आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। फोकस संगठित अपराध पर था। प्रतिभागी गहरी खुफिया साझेदारी, सुरक्षा सहयोग और अवैध प्रवास को अमेरिका पहुंचने से पहले रोकने के लिए मजबूत प्रयासों की योजनाओं के साथ लौटे। दशकों तक लोगों ने मान लिया था कि यह गैप इसलिए बना रहा
क्योंकि कोई भी इसके बीच सड़क नहीं बना सकता था। लेकिन 2026 तक चर्चा इस बात की नहीं थी कि डैरियन को कैसे पार किया जाए। चर्चा इस बात की थी कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। जंगल रणनीतिक रूप से अहम बन गया, जहां प्रवासियों, तस्करों और अपराध नेटवर्क को उत्तर अमेरिका पहुंचने से पहले ही ट्रैक, मॉनिटर और रोका जा सकता था, जिससे एक अजीब प्रोत्साहन मिलता है। अगर ये गैप गायब हो गया तो सुरक्षा जाल भी खत्म। सांता सेनाफ्रंट अब कहता है कि उसका लक्ष्य दारियन गैप में एक एकल गलियारा स्थापित करना है, जो आदिवासी समुदाय बाजो चिकिटो तक जाता है। एजेंसी ने इस विचार के लिए मानवीय शब्द इस्तेमाल किया। सांता सेनाफ्रंट लोगों के पार करने का इंतजार और निगरानी करता है, फिर भी कुछ अजीब लगता है। अमेरिकी सरकार डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिकन, गरीब प्रवासियों पर नजर रखने और उनका बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा करने में करोड़ों डॉलर क्यों खर्च करती है? जंगल सभी को नहीं रोकता, यानी किसी को इस मार्ग से फायदा मिल रहा है। बहुत कम लोग दारियन गैप जैसे कठिन वातावरण से अकेले गुजरने को तैयार होते हैं। ये केवल जंगल के डाकुओं से बचने की बात नहीं है। 24 जुलाई 2024 को नदियों में से एक में एक ही समय पर 10 लोग डूब गए। ये उन सैकड़ों में से हैं जो वर्षों में डूबे हैं। असली संख्या किसी को पता नहीं। ये यहाँ लगातार समस्या है। अगर आप गलत जगह से नदी पार करेंगे तो बह सकते हैं, गलत पहाड़ पार करेंगे तो मर सकते हैं। यहाँ सड़क नहीं है, इसलिए प्रवासियों को रास्ता जानने वाले गाइड की जरूरत होती है। समस्या ये है कि कोई भी वैध यात्रा संगठन दारियन गैप में काम शुरू नहीं करता, इसलिए यहाँ केवल वही गाइड मिलते हैं जिन्हें आप कभी नहीं चाहेंगे। 2020 के शुरुआती दशक में जंगलों से प्रवासियों की बाढ़ आई, जिससे आपराधिक संगठनों को फायदा हुआ। जनरल रिचर्डसन ने उनका नाम लेकर उन्हें सीधे चिन्हित किया। वेनेजुएला का ट्रेन, द अरागुआ गैंग और कोलंबिया का क्लान, द गोल्फो कार्टेल दारियन गैप का रोज नियंत्रण रखते हैं। जनरल रिचर्डसन ने कहा, इन संगठनों ने खुद की सड़कें बनाई हैं, नदी पार करने के लिए रस्सियां लगाई हैं और चट्टानों में सीढ़ियां तराशी हैं। फिर ये कार्टेल्स इन रास्तों का सोशल मीडिया पर प्रचार करते हैं। वे यूट्यूब और टिकटॉक पर इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि दारियन गैप को उत्तर की ओर जाने वाले रास्ते में एक सुंदर जंगल यात्रा के रूप में दिखाया जा सके, एक बेहतर जीवन की ओर जाने वाला रास्ता। जब वे ऐसा नहीं करते तो वे वैध ट्रैवल एजेंसी की तरह विज्ञापन देते हैं और सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताते हैं। वे बताते हैं कि यात्रा पैकेज में भोजन, आधिकारिक नाव टिकट और अनुभवी स्थानीय गाइड शामिल हैं। वे चेतावनी देते हैं कि जगह सीमित है, आना है तो तुरंत फैसला करें। ये काफी सलीके से चलाया जाने वाला ऑपरेशन है। प्रवासी व्हाट्सएप पर यात्रा बुक कर दारियन गैप के कोलंबियाई हिस्से में पहुंचते हैं, जहां उन्हें कठोर हकीकत का सामना करना पड़ता है। यह यात्रा आमतौर पर 7 से 15 दिन चलती है, जो रास्ते पर निर्भर है। अपराधी धीमे रास्ते पर प्रति प्रवासी $125 लेते थे और तेज रास्तों के लिए 400 से $1000 प्रति व्यक्ति तक वसूलते थे। कार्टेल $1000 वाले रास्ते के लिए घोड़े उपलब्ध कराते हैं, लेकिन कम प्रवासी ही इसे ले सकते हैं। ये आमतौर पर चीन या अमीर देशों से आते हैं। लेकिन सबसे सस्ते रास्ते का खर्च उठा पाना किस्मत की बात है। अगर प्रवासी फीस नहीं दे सकते तो कार्टेल उन्हें कोकीन ले जाने के लिए मजबूर करता है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के अनुसार तस्करी की फीस से हर हफ्ते लाखों डॉलर कमाए जाते हैं, जिसमें जबरन वसूली या अपराधियों को स्टॉलों से मिलने वाला पैसा शामिल नहीं है। रास्ते में कई स्टॉल लगे होते हैं जहां पानी और गेटोरेड बिकते हैं। कुछ लोग बच्चों को पीठ पर बैठाकर ले जाने के $100 और वाईफाई के $50 प्रति घंटा लेते हैं, क्योंकि वे ऐसा कर सकते हैं। इसके बिना प्रवासी अपने परिवारों से संपर्क नहीं कर सकते या अपनी यात्रा जारी रखने के लिए जरूरी पैसे नहीं जुटा सकते। रास्ते में प्रवासियों को जो भी चाहिए वो सब यहाँ है। खाना, दवा या यहाँ तक कि अपने पासपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक की थैलियां भी। इन सब की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सब अभी भी केवल द्वितीयक आय का स्रोत है। सबसे महत्वपूर्ण है ड्रग्स। हर प्रवासी नाव के साथ ड्रग्स ले जाने वाली नावें भी होती हैं। अगर सीनाफ्रंट की जलगश्त पास आती है तो कार्टेल प्रवासियों को तेज बहाव में नाव से फेंक देते हैं, जिससे अधिकारी उन्हें बचाने को मजबूर हो जाते हैं। ड्रग्स फिर भी पार हो रही हैं। और यह सिर्फ यही अपराध नहीं है, महिलाओं की स्थिति पुरुषों से भी खराब है। उसकी आप बीती जितनी कठिन थी, हरीमा दारियन गैप की उन खुशकिस्मत महिलाओं में रही जिन पर हमला नहीं हुआ। जैसा कि आप सोच सकते हैं,
यहाँ यौन हिंसा आम है। दिसंबर 2023 में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने दरियन गैप में एक महीने में यौन हमले के 214 मामले दर्ज किए। ये एक साल पहले की दर से 7 गुना ज्यादा था। बेशक असली दर इससे कहीं ज्यादा है। असली संख्या किसी को नहीं पता, क्योंकि अधिकतर मामले अब दर्ज नहीं होते। पनामा सरकार ने मार्च 2024 में डारियन गैप में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को बंद कर दिया था। ये जंगल में नए सख्त कदमों की एक श्रृंखला की शुरुआत थी। अमेरिका ने फरवरी 2025 में ट्रेन दे अरागुआ और दिसंबर में क्लान दे गोल्फो कार्टेल को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। उस वर्गीकरण का बहुत महत्व है। इसका मतलब है कि अमेरिकी सेना उन समूहों पर कानूनी रूप से कहीं भी हमला कर सकती है। तकनीकी रूप से इसका मतलब है कि आप केंद्रीय अमेरिकी जंगल में गुरिल्लाओं के खिलाफ विशेष बलों की कार्रवाई देख सकते हैं। क्या डारियन गैप को बंद कर पैन अमेरिकन हाईवे पूरा करना कथित आतंकी समूहों पर ज्यादा असरदार नहीं होगा? ड्रोन हमले समाधान नहीं है। देखिए, दूसरे लोग उनकी जगह उतनी ही तेजी से लेंगे जितनी तेजी से जंगल में नदियां बहती हैं। पर एक पक्की सड़क और $20 की बस टिकट कार्टेल का बिजनेस मॉडल तुरंत खत्म कर देगी। अमेरिका दावा करता है कि वो डारियन गैप से ड्रग्स और मानव तस्करी रोकना चाहता है, लेकिन बुनियादी ढांचा न बनने देने के लिए फंडिंग करके वॉशिंगटन इस इलाके को कानून विहीन रखता है ताकि कार्टेल पैसे कमा सकें। यह सुनिश्चित करता है कि सबसे ज्यादा नुकसान स्थानीय निर्दोष लोगों को होता है। डारियन गैप अपराधियों के साथ स्थानीय लोगों से भी भरा है। वे अक्सर एम्बेरा, ग्वाइमी और कूना जैसे आदिवासी होते हैं जो सैकड़ों सालों से वहां हैं। उपनिवेशीकरण के बावजूद उनकी जीवन शैली बची रही। वे इसलिए बच पाए क्योंकि डारियन अलग थलग रहा। लेकिन अलगाव की भी अपनी कीमत होती है। सोचिए, अगर आपको अस्पताल जाना हो और सबसे पास का अस्पताल नदी पार कई घंटे दूर हो, या कोई बच्चा जिसकी स्कूल यात्रा जंगल में नाव से शुरू होती है। सोचिए, अगर आप आपातकाल में मदद नहीं बुला सकते क्योंकि आसपास मोबाइल टावर नहीं है। डारियन के कई समुदायों की यही हकीकत है। यहाँ नदियों, कीचड़ और जंगलों से गुजरना पड़ता है, जिससे यात्रा जो कुछ मिनटों की हो सकती है पूरा दिन ले लेती है। ये है असली अदृश्य लोग। जबकि डारियन गैप पार करने वाले प्रवासियों को पूरी दुनिया की मीडिया में कवरेज मिलती है। बहुत कम लोग उन स्थानीय लोगों का जिक्र करते हैं जो प्रवासियों के बढ़ने से फैले मलेरिया से पीड़ित हैं या जंगल किनारे अपनी आजीविका के लिए जूझ रहे हैं। इनमें से कोई भी अनजाने में हुई घटनाएं नहीं हैं। ये सबको पता है। ये एक जानबूझकर बनाई गई नीति के दस्तावेजीकृत दुष्प्रभाव हैं जो दशकों से चली आ रही है और आज भी फैल रही है। सरकारें जिस सड़क को सुरक्षा समस्या मानती हैं, वही सड़क वहां के लोगों की जीवन रेखा बन सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और पनामा अब सिर्फ उपकरण या बायोमेट्रिक डेटा साझा नहीं करते। जुलाई 2024 में दोनों ने नया प्रवासी सहयोग कार्यक्रम शुरू किया। अब संयुक्त राज्य अमेरिका पनामा को उन विदेशियों को निर्वासित करने में मदद करेगा जिन्हें पनामा में बिना वैध आव्रजन स्थिति के पाया जाता है। पनामा उन लोगों का चयन करेगा जो उसके आव्रजन कानूनों का उल्लंघन करते पाए गए हैं। अंकल सैम फिर निर्वासन उड़ानों के लिए पैसे देगा। फिर फरवरी 2025 में यह कार्यक्रम और बड़ा हो गया। अब पनामा अमेरिका से तीसरे देश के प्रवासियों को उनके गृह देशों लौटाने को स्वीकार करेगा। पहली उड़ान वास्तव में एक दिन पहले ही पहुंची थी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका से पनामा आया था, जिसमें चीन, भारत, ईरान और यहां तक कि उज्बेकिस्तान जैसे देशों के 119 लोग सवार थे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि पनामा की इन उड़ानों को स्वीकारने की इच्छा से यह दिखाता है कि अवैध और बड़े पैमाने के प्रवास के प्रवाह को रोकने का स्पष्ट संदेश दिया गया है, जो विनाशकारी और अस्थिरकारी है। तब से अमेरिकी सरकार ने प्रत्यावर्तन उड़ानों पर $14 मिलियन से ज्यादा खर्च किए हैं, जिसमें हवाई किराया, दुभाषिए और एस्कॉर्ट्स शामिल हैं। लेकिन पनामा में अमेरिका द्वारा वित्त पोषित परिवहन साधन सिर्फ उड़ानें नहीं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका डारियन गैप में नए पुलों के लिए सीधे वित्त पोषण नहीं कर रहा, लेकिन उपकरणों के जरिए पनामा को अप्रत्यक्ष समर्थन देता है। कुल मिलाकर वॉशिंगटन ने 2024 में पनामा को लगभग $73 मिलियन की सहायता भेजी। लगभग $13 मिलियन अमेरिकी विदेश विभाग से सलाहकार और सहायता जैसी अस्पष्ट श्रेणी के तहत आए। एक और $7.9 मिलियन उपकरण जमीन और संरचनाओं के लिए था। पुल इसी श्रेणी में आते हैं, इसलिए वे वास्तव में बुनियादी ढांचा नहीं हैं,
वे सड़क नहीं हैं। वे वहां स्थानीय या प्रवासियों की मदद के लिए नहीं, बल्कि बेहतर सीमा सुरक्षा के लिए है। ये पुल संता सीनोफ्रंट और अन्य संगठनों को अपने नए ऑल टेरेन वाहन व निगरानी उपकरण डारियन राष्ट्रीय उद्यान ले जाने की सुविधा देते हैं। इस बीच राष्ट्रीय वायु और नौसैनिक सेवा की इंटरसेप्टर बोट्स सभी मार्गों पर निगरानी रखती हैं। वहां से वे प्रवासियों को रोक सकते हैं और आखिरकार उन्हें उन उड़ानों में से किसी एक में घर भेज सकते हैं। सिर्फ एक साल में डारियन गैप को बंद करने पर कुल मिलाकर लगभग $100 मिलियन खर्च हो जाते हैं। नतीजा साफ नजर आता है। अमेरिकी सरकार डारियन गैप को बंद करने के बजाय उसके बने रहने के लिए फंड देती है। ये अजीब है, पर इसका रणनीतिक तर्क है। अमेरिकी योजनाकार दशकों से मानते हैं कि अहम चोक पॉइंट्स पर नियंत्रण क्षेत्र पर नियंत्रण से ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि लोग, सामान और जानकारी कहां से गुजरती है, तो आपको उन सभी पर दबदबा मिल जाता है जिन्हें वहां से गुजरना पड़ता है। दुनिया भर में अमेरिकी रणनीति इसी सोच से आकार लेती रही है, चाहे वो प्रमुख समुद्री मार्ग हो या संकरे जल डमरू मध्य। और एक तरह से डारियन गैप भी एक चोक पॉइंट की तरह काम करता है, बस लोगों के लिए। एक तट से दूसरे तट तक यह लगभग 60 मील चौड़ा है। यह सड़क का टूटाव सिर्फ इतना नहीं कि प्रवासी जंगल से जाते हैं, बल्कि अंतर महाद्वीपीय व्यापार भी लगभग पूरी तरह समुद्र पर निर्भर है। पनामा नहर पास है, इसका एक कारण है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1999 में क्षेत्र का प्रत्यक्ष नियंत्रण छोड़ा, लेकिन अब भी अमेरिकी नौसेना की समुद्री गश्त से अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखता है। समुद्री मार्गों पर नियंत्रण के चलते नौसेना पनामा नहर से गुजरने वाले या उसके आसपास से निकलने वाले हर मालवाहक जहाज और हर कंटेनर पर नजर रखती है। उस सड़क के बिना कार से अमेरिका के दोनों महाद्वीप पार करना नामुमकिन था। 1960 तक कोई भी इसमें सफल नहीं हुआ और यात्रा में 5 महीने लगे। मान लीजिए एक सड़क है जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। अब अमेरिकी सेना को इसे नियंत्रित करने का मौका नहीं है जब तक वे मरीन तट पर नहीं उतारते। इसका मतलब है कि सिर्फ प्रवासी ही नहीं, चीनी भी आ रहे हैं। ये लीमा पेरू के उत्तर में स्थित चोंकाई मेगापोर्ट है। ये 2024 में खुला था और इसे बनाने में $3.5 अरब खर्च हुए थे। पेरू ने वो पैसा खुद नहीं जुटाया था, बल्कि ये चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से आया था। दक्षिण अमेरिकी व्यापार पर अमेरिकी दबदबे को तोड़ने वाला यह बंदरगाह एक चीनी सरकारी शिपिंग कंपनी द्वारा 60% हिस्सेदारी के साथ संचालित है। कॉस्को ने इसे बनाया, कॉस्को ही इसे चलाता है और अमेरिकी नौसेना के पास इसे होकर गुजरने वाली चीजों की निगरानी करने का कोई कानूनी तरीका नहीं है। चैंग चोंकाई खुलने से पहले दक्षिण अमेरिका में 18 से 24 हजार टन कंटेनर ढोने वाले जहाजों के लिए कोई बंदरगाह नहीं था। इतने बड़े जहाजों को ठहराने के लिए केवल मैक्सिको या अमेरिकी पैसिफिक तट पर ही पर्याप्त गहरे बंदरगाह थे। अब ये सब बदल गया है। अप्रैल 2025 में चीन ने ग्वांगझो से चैंगचोंकाई तक पहली बड़ी सीधी शिपिंग लेन की घोषणा की, जिससे अब उत्तर अमेरिकी बंदरगाहों का चक्कर जरूरी नहीं रहा। एशिया और दक्षिण अमेरिका के बीच व्यापार में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मध्यस्थ के रूप में अपनी स्थिति खो दी थी। अभी चोंकाई बस एशिया की सेवा करने वाला बंदरगाह है, लेकिन उसने एशिया दक्षिण अमेरिका शिपिंग समय 45 से घटाकर 23 दिन कर दिया है। लेकिन चीन की महत्वाकांक्षा इससे भी बड़ी है, इसलिए डारियन गैप और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अमेरिकी सरकार निजी तौर पर चीन की ओर इशारा कर कहती है कि उसकी गतिविधियां उस सड़क में खाली जगह बनाए रखने की अहमियत दिखाती हैं। कार्टेल, पुलिसिंग, लगभग 20 लाख लोग जो फिर भी पार करने की कोशिश करते हैं। नया पुल तब बन रहा है जब चीन का बंदरगाह अपने संचालन को तेज कर रहा है। इन सभी चीजों की जड़ एक फैसले में है जो 1970 के दशक में लिया गया था और जिसे कोई भी पलटना नहीं चाहता। उस समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका पैन अमेरिकन हाईवे का प्रमुख समर्थक था, तो 1971 में उसने सड़क को पूरा करने के लिए $100 मिलियन, जो आज के हिसाब से $836 मिलियन होते हैं, देने का वादा किया। ये अनुमानित बजट का 2/3 हिस्सा था। कोलंबिया और पनामा बाकी 1/3 हिस्सा देंगे। ये पैसा डारियन गैप में 250 मील सड़क बनाने में लगेगा। राष्ट्रपति निक्सन के अनुसार ये हाईवे व्यापार, यात्रा और समझ का एक धड़कती हुई धमनी बन जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये सड़क 10 साल में पूरी हो जाएगी। लेकिन निक्सन चाहते थे कि यह समय सीमा अमेरिका की द्विशतवार्षिकी के साथ मेल खाए और डारियन हाईवे का हिस्सा उनके नाम पर हो।
ये 20वीं सदी में डारियन गैप को इंजीनियर करने के लिए अमेरिकी सरकार की दूसरी योजना थी। तो निर्माण दल आए, इस बार बिना परमाणु बमों के। उपकरण तैयार थे, ये द्विशत वार्षिकी तक पूरा नहीं हो पाया। निक्सन ने अगस्त 1974 में इस्तीफा दे दिया। सड़क उनकी अंतिम प्राथमिकताओं में शामिल नहीं थी, लेकिन 1977 की गर्मियों तक 3 देशों ने इस परियोजना पर $59 मिलियन खर्च कर दिए थे। वो पैसा सही से खर्च नहीं हुआ और उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। सड़क रोकने का श्रेय सिएरा क्लब को मिला, जबकि असली वजह कुछ और ही अजीब थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग की भी अपनी एक दलील थी। उसे वास्तव में जंगल या आदिवासी लोगों की परवाह नहीं थी, लेकिन उसे मवेशियों में फैले खुरपका मुहपका रोग की चिंता जरूर थी। डारियन एक प्राकृतिक बाधा थी जो इसे रोक सकती थी। 1914 में शिकागो के स्टॉकयार्ड्स में खुरपका मुहपका का प्रकोप देश भर में 3500 झुंडों में फैल गया और इसे खत्म करने में आज के हिसाब से $150 मिलियन खर्च हुए। ये अब और भी महंगा हो गया है। 2022 में कृषि अर्थशास्त्रियों की एक टीम ने अनुमान लगाया कि जिन क्षेत्रों में खुरपका मुहपक्का आम है, वहां इसकी लागत सालाना 6.5 से $21 अरब के बीच है। लेकिन यह सिर्फ स्थानिक लागत है, यानी दुनिया भर में इसके लगातार निम्न स्तरीय फैलाव की कीमत है। जब खुरपका मुहपका महामारी बन जाता है, खासकर ऐसे देश में जहां पहले ये नहीं था, तो सिर्फ उस जगह पर इसकी लागत $10 अरब तक पहुंच सकती है। यही हमने 2001 में यूनाइटेड किंगडम में फैली महामारी के दौरान देखा था। परियोजना पर सारा काम 3 साल पहले ही अचानक रुक गया था। इसने एक परंपरा शुरू की जो आज भी जारी है। इंजीनियरिंग टीमें जैसे ही जंगल में आईं, पर्यावरणविदों की टीमें भी उसे बचाने जुट गईं। उस समय डारियन गैप लगभग पूरी तरह से वर्षा वनों से ढका हुआ था। एक पर्यावरणीय संगठन सिएरा क्लब ने 1974 में सरकार पर मुकदमा किया, ये कहते हुए कि सरकार ने सड़क के लिए जरूरी पर्यावरणीय प्रभाव विवरण नहीं दिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के लिए संयुक्त राज्य जिला न्यायालय ने सहमति दी और निर्माण पर अस्थायी रोक लगाई, लेकिन सरकार अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। ज्यादातर मुकदमों की तरह यह भी लंबा और घुमावदार था। शुरुआत में सरकार की जीत तय लग रही थी, लेकिन फिर एक अनपेक्षित सहयोगी मदद के लिए आया। पता चला कि सरकार में हर कोई पैन अमेरिकन हाईवे को पूरा करने के विचार से खुश नहीं था। यूएसडीए ने मांग की कि सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, बस। तो सिएरा क्लब का शुरुआती निषेधाज्ञा पूरी तरह अलग वजह से लागू रही, ना कि उस वजह से जिस वजह से वो लगाई गई थी। समय पर्यावरणविदों के लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि 1977 में पनामा ने ओमार तोरिजोस की राष्ट्रवादी सैन्य सरकार के तहत राजनीतिक उथल-पुथल का दौर शुरू कर दिया। इसी समय पनामा नहर को लेकर बातचीत वॉशिंगटन का मुख्य ध्यान बनने लगी। अचानक डारियन गैप अब प्राथमिकता नहीं रहा। आज डारियन गैप के दक्षिण में खुर और मुंह की बीमारी अब बड़ी समस्या नहीं है। ये वेनेजुएला में ही कभी-कभी होती है। अब दक्षिण अमेरिका के अन्य हिस्सों को टीकाकरण के बाद इससे मुक्त माना जाता है, इसलिए डारियन गैप से महामारी फैलने का खतरा बहुत कम हो गया है। 1992 में अमेरिकी कृषि विभाग ने सिएरा क्लब से अलग रुख लिया, क्योंकि खुर और मुंह की बीमारी न होने पर रोक लगाने का कानूनी आधार नहीं था। अगर अमेरिकी सरकार ने रोक के खिलाफ अपील की होती तो वो लगभग तय पलट जाती। इसलिए लोग फिर सड़क बनाने की बात करने लगे। डारियन गैप से परिवहन 1990 के दशक के मध्य में सड़क से नहीं बल्कि क्रूसेरो एक्सप्रेस फेरी के जरिए शुरू हुआ। वो कुछ सालों तक खुला रहा और फिर बंद हो गया, क्योंकि उसे चलाने में बहुत ज्यादा खर्च आता था। फिर से डारियन गैप पार करने के लिए जहाज या विमान चाहिए, और पैन अमेरिकन हाईवे आज भी एक ऐसी सड़क है जो कहीं नहीं जाती। उस समय के दौरान वॉशिंगटन की नीति भी बदल गई। पैन अमेरिकन हाईवे का समर्थक अब उसका विरोधी बन गया। आदेश के बाद अमेरिका ने डारियन गैप को बाधा की बजाय अवसर की तरह देखना शुरू किया। जंगल अधिक उपयोगी रहा। पक्की सड़क की निगरानी करनी होती है, जबकि कानून विहीन जंगल खुद संभलता है, और दूर दराज के जंगल पर कोई खास ध्यान नहीं देता। डारियन गैप क्षेत्र पर अमेरिकी नौसेना के नियंत्रण के लिए एक नकारा जा सकने वाला राजनीतिक रूप से अदृश्य फिल्टर बन गया। कैनाल दे गोल्फो के प्रवासी मार्ग शुल्क, इस दशक की शुरुआत में पार करने वाले लाखों लोग, सांता क्रूज गश्त के लिए अमेरिकी फंडिंग, ये सब एक 50 साल पुराने अब अप्रासंगिक आदेश की वजह से हैं, जिसने सुविधा का ये सिलसिला शुरू किया था।
1979 में कोलंबिया ने लॉस कैटेलॉस पार्क का विस्तार किया, जो पहले सड़क योजना से जुड़ा था। आधिकारिक रूप से इसे मुंह और खुर रोग के खिलाफ बफर बताया गया, लेकिन व्यवहार में इसने क्षेत्र में और कानूनी पर्यावरणीय प्रतिबंध लगाए। 1994 में यूनेस्को ने लॉस कैटियोस को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। अचानक ये अब सिर्फ एक दूरस्थ जंगल नहीं रह गया था, ये वैश्विक स्तर पर संरक्षित हुआ। डारियन पृथ्वी के सबसे जैव विविध क्षेत्रों में से एक है, जहां जगुआर, बंदर और हजारों अनोखे कीड़े मकोड़े व उभयचर मिलते हैं। इसी कारण इसे काटने की कोई भी कोशिश सिर्फ भूभाग की कठिनाई तक सीमित नहीं रहती। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून, पर्यावरण संरक्षण और एक दूसरे से जुड़ी संरक्षण प्राथमिकताओं से टकराता है। हर नया दर्जा एक और बाधा जोड़ देता है, हर बाधा एक और देरी जोड़ देती है। इसी वजह से अमेरिकी सरकार बिना किसी झिझक के कह सकती है कि वो 1970 के दशक के अनुभव को दोहराने के लिए इतनी उत्सुक नहीं है, खासकर जब कोई और स्थानीय चिंता हो। कठिन स्थानीय जीवन और सड़क के अवसरों के बावजूद डारियन गैप के आदिवासी लोग इसे पूरा होते देखने को लेकर उतने उत्सुक नहीं हैं। उनका मानना है कि निर्माण कार्य उनके जीवन में बाधा और खतरे ला सकता है। यहाँ पहले से अवैध लकड़ी कटाई और सोने की खनन से नदियों में पारा प्रदूषण है। सड़क बनने से ये समस्याएं और बढ़ेंगी। लेकिन क्या ये अब भी अजीब नहीं लगता? अमेरिकी सरकार का पर्यावरणविदों और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होने का खास इतिहास नहीं है। इसके पीछे कारण है। 2024 और 2025 के बीच डारियन गैप से अवैध प्रवास का प्रवाह 99% तक गिर गया। पनामा के साथ नई व्यवस्थाएं असरदार लग रही हैं। वॉशिंगटन को शायद स्थानीय लोगों और पर्यावरण की परवाह नहीं, इसलिए वहां सड़क ना होना भी उचित है। और ये गिरावट बिल्कुल सही समय पर आई, क्योंकि पनामा में बने नए पुल ही 2026 में डारियन गैप में घुसपैठ करने वाले एकमात्र निर्माण नहीं है। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल सिर्फ बंदरगाहों तक सीमित नहीं है। इंजीनियर दक्षिण अमेरिका में काम कर रहे हैं। फ्लोरिडा बैठक में कोलंबिया की गैर मौजूदगी संयोग नहीं थी, इसके बजाय ये चीन के साथ जुड़ रहा है। 2025 में इसने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल हुआ। नई सड़कें बन रही हैं और वे डारियन गैप के दक्षिणी छोर के पास पैन अमेरिकन हाईवे तक पहुंच रही हैं। ये मोटरवे टू द सी 2 है, जो डारियन गैप को मेडेलिन से जोड़ती है। चीनी लोगों ने इस परियोजना में 30% हिस्सेदारी के साथ शुरुआत की थी, लेकिन फिर 2020 में $650 मिलियन के निवेश के साथ ये बढ़कर 65% हो गई। नया निर्माण धीरे धीरे इस इलाके की कुख्यात कच्ची सड़कों की जगह ले रहा है। चीन इसे भूस्खलन के बीच सफर को ज्यादा सुरक्षित बनाने का तरीका बता रहा है, लेकिन दक्षिण अमेरिका में चीनी गतिविधियों में यही अकेली बढ़ोतरी नहीं है। जुलाई 2025 में जब प्रवासी यातायात कम हुआ, चीन ने ब्राजील के साथ एक नया समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अगर चीन अपनी मर्जी चला लेता है तो महाद्वीप के आर पार का व्यापार बदल जाएगा। प्रस्तावित सेंट्रल बायो ओशेनिक रेलवे कॉरिडोर प्रशांत महासागर के चैंग चोंगकिंग बंदरगाह को 2300 मील दूर अटलांटिक तट पर ब्राजील के इलियोस बंदरगाह से जोड़ेगा। अगर ये परियोजना आगे बढ़ती है तो लागत कम से कम $70 अरब हो सकती है, जिसे चीन चुकाने को उत्सुक है। पेरू ने पहले ही समर्थन की घोषणा की है। जैसे वॉशिंगटन के साथ होता है, वैसे ही बीजिंग के साथ भी कोई संयोग नहीं। ब्राजील के साथ नए समझौतों का समय बहुत सुविधाजनक है। चीन ने 2014 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद से दक्षिण अमेरिका के लिए महाद्वीपीय रेलवे का विचार पेश किया था, लेकिन हाल की घटनाओं ने इसे और आकर्षक बना दिया है। पनामा नहर सूखे से जूझ रही है और आधुनिक जहाजों के आकार को समायोजित करने में दिक्कत झेल रही है। चीन को लगता है कि वो अपने पड़ोस में अमेरिकी नौसेना के अहम चोक पॉइंट्स में से एक को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाईपास कर सकता है। चीन अब दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। जब सिएरा क्लब ने परिवहन विभाग पर मुकदमा किया था, तब ऐसा नहीं था। डारियन गैप के उत्तर में व्यापार मात्रा के मामले में अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका का दबदबा है, लेकिन अगर सड़क के वो आखिरी कुछ मील बन जाते हैं तो सारी संभावनाएं बदल सकती हैं। और यही असली वजह है कि अब जंगल में पुल बनाए जा रहे हैं। ये पिछले 50 साल की नीति से कोई बड़ा बदलाव नहीं है। ये अमेरिकी सरकार का नया तरीका है कि एक पुरानी और अस्थायी रोक को स्थायी बनाए रखा जाए। सोचिए, अगर एक सड़क पूरे अमेरिका को जोड़ दे तो सामान समुद्री रास्तों या पनामा नहर पर निर्भर नहीं रहेगा, वे जमीन से ही आ जा सकते हैं। वॉशिंगटन के लिए इससे सब कुछ बदल जाता है। सभी चोक पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं।
निगरानी गलियारे और दबदबा कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भू राजनीतिक नजरिए से इसका मतलब और भी बड़ा है। अब अमेरिका के पास अंतर अमेरिकी व्यापार का नियंत्रण नहीं रहेगा। जब कोई चोक पॉइंट नहीं रहता, तब उसकी शक्ति भी खत्म हो जाती है। अब वॉशिंगटन मानता है कि डैरियन गैप एक ऐसी संपत्ति है जिसे खोना महंगा है। लोग 1970 के दशक से वहां सड़क नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उन्हें सड़क बनानी नहीं चाहिए, न कि इसलिए कि वे बना नहीं सकते। तो बुलडोजर जंग खाए हुए पड़े रहते हैं, जंगल जस का तस बना रहता है, चीन बाहर रहता है और सिस्टम चलता रहता है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। इससे वाकई फर्क पड़ता है। एक बार फिर धन्यवाद, और मैं आपको अगली बार मैप पैक पर मिलूंगा।